जय हिंद दोस्तों। 22 फरवरी 2024 को YouTube पर एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसका टाइटल है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। फिर इसका एक वीडियो 1 अप्रैल 2024 को अपलोड की जाती है और इसका टाइटल है डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड। और फिर फाइनली 19 मई 2024 को एक और वीडियो आती है जिसका टाइटल है द नरेंद्र मोदी फाइल और डिटेक्टर मेंटेलिटी। मैं यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों न एक रियल डिटेक्टर का कैरेक्टर कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तानाशाही उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पे शासन करता है। एक डिटेक्टर अगर कुछ करना चाहता है और लोग उसके रास्ते में आए तो बिना कुछ सोचे समझे लोगों को वह मौत के घाट उतार देता है। एक डिटेक्टर हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। तो फ्रेंड्स, चलो इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या पीएम मोदी सच में एक डिटेक्टर हैं और पीएम मोदी पर राठी भाई जो डिटेक्टर का स्टिकर चिपकाते हैं क्या यह सही है। और यह मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि पीएम मोदी डिटेक्टर है या नहीं, यह आपको डिसाइड करना है। ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने भी कई बार पीएम मोदी पर डिटेक्टर होने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि अगर 2024 का चुनाव मोदी जीत जाते हैं तो उसके बाद भारत में चुनाव ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने न्याय प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने का वादा किया था। न्यायिक नियुक्तियों के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात घोषणा पत्र में शामिल की गई थी। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में ये बात कितनी ऊपर थी इसे इसी से समझा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस पर काम करना शुरू किया और संसद के दोनों सदनों से लगभग आम बहुमत से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 पारित कराया और 20 राज्यों की विधानसभाओं से इसका अनुमोदन भी हासिल किया। पर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने इस कानून को निरस्त कर दिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी इस दिशा में कोई पहल नहीं की, न ही न्यायपालिका के इस आदेश को बेअसर करने के लिए कोई संविधान संशोधन ही लाया। पर यह राठी भाई को कौन समझाए कि अगर पीएम मोदी डिटेक्टर होते तो सुप्रीम कोर्ट का हिम्मत नहीं होता कि वो इस कानून को रद्द कर दे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के अपने वायदे के मुताबिक 3 कृषि कानून संसद में पास किए। इसके जरिए किसानों को एमपीएससी सिस्टम से बाहर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र करने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देने का मकसद था। पर पंजाब और हरियाणा के कुछ बड़े किसानों के चलते यह कानून भी लागू नहीं हो पाया। पर फ्रेंड्स, आप सोचो कि अगर पीएम मोदी की जगह हिटलर होता तो क्या यह कानून किसानों के प्रदर्शन के चलते यूं ही लागू नहीं होता। इस तरह खेती में सुधार का अपना एजेंडा नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया। क्या यह तानाशाह का काम करने का तरीका होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 जनवरी 2014 तक वहां से भारत आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, फारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सरकार ने सीएए 2019 कानून पास किया। इसका भी पुरजोर विरोध हुआ। अगर पीएम मोदी डिटेक्टर होते तो किसी का मजाल नहीं था कि वो विरोध कर पाता। अति पिछड़े को लाभ देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग बनाया जिसकी अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी को सौंपी गई। इस आयोग ने काम करना शुरू किया और आखिरकार आयोग ने अपने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। तब से ये रिपोर्ट सरकार के पास है क्योंकि डर है कि ओबीसी का एक हिस्सा विरोध न कर दे। इंतजार किया जा रहा है कि सभी लोग इस पर सहमत हो जाएं तो लागू कर दिया जाएगा। अगर यहाँ चाइना का शी जिनपिंग होता तो बंदूक के नोक पर लोगों को रखकर उनसे सहमति ले लेता। फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून बना, पर साथ में ये व्यवस्था किया गया कि 2029 के बाद ही कानून को लागू किया जाएगा क्योंकि कुछ लोग इसके विरोधी हैं। अगर कोरिया का तानाशाह होता
तो जो लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस बिल का विरोध कर सके। वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के युग में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बुलाने पर अयोध्या में जुटी भारी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। पर नरेंद्र मोदी ने भीड़ जुटाकर मंदिर निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट जो फैसला लेगा सभी को मानना पड़ेगा। अगर मोदी डिटेक्टर होते तो उन्हें मंदिर बनाने से उस वक्त कोई नहीं रोक पाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जो मन में आए बोल देते हैं। जैसे डीएमके के एक नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस से की और कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और उदयनिधि के रास्ते पर डीएमके के ए राजा भी चल दिए। उन्होंने तो सनातन धर्म की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी। अरे भाई साहब राठी जी, अगर मोदी डिटेक्टर होते ना तो ये लोग जो स्टेटमेंट इस तरह के देते हैं, ये ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं दे पाते। आपको याद होगा नूपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया था। इस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने लगी थी। इसका सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी आलोचना होने लगा था। तो बीजेपी ने नूपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटा दिया। अरे भाई, कोई डिटेक्टर भला ऐसा करता है क्या? अगर मोदी डिटेक्टर होते तो काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोर्ट में नहीं फंसा रहता। ये मुद्दा कब का निपटा लिया जाता। हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा पर आरोप लगा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने वोट का हेरफेर किया है। और यह बात सच भी थी। और मुद्दा जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला को सुनाया और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीत गई। अगर मोदी डिटेक्टर होते तो एक वोट के लिए उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी। फ्रेंड्स, चाइना में यूट्यूब, फेसबुक नहीं चलता। उन्होंने अपना अलग ही ऐप बना रखा है। चाइना का कोई भी न्यूज गवर्नमेंट के परमिशन के बिना बाहर नहीं आता। कुछ इसी तरह के हालात इस कंट्री का भी है, क्योंकि एक डिटेक्टर अपनी मर्जी से काम करता है। राठी भाई, आपको मोदी के काम से बहुत प्रॉब्लम है, और सिर्फ मोदी से ही नहीं, उनके सपोर्टर से भी आपको दिक्कत है। अगर कोई फिल्म मेकर्स जागरूकता फैलाने के लिए हुई घटनाओं पर फिल्म बनाता है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, और अगर मीडिया मोदी की तारीफ करे तब भी आपको प्रॉब्लम होती है और कहते हैं कि मीडिया चाटुकार बन गई है। अगर कोई सिंगर अवार्ड लेता है तो आप बोलते हैं कि यह लोग मोदी के पक्ष वाले हैं और इसीलिए इन्हें अवार्ड मिल रहा है। तो भाई आप चाहते क्या हैं? क्या जो लोग मोदी के सपोर्टर हैं या आप सपोर्ट में कुछ बोलते हैं तो क्या वह सभी के सभी गलत हैं और सिर्फ आप सही हो? आपने तो द केरला स्टोरी को भी एक प्रोपेगेंडा बताया। आर्टिकल 370 जो कश्मीर पर एक गहरे गंदे दाग जैसा था, उसके हटने से भी आपको प्रॉब्लम था। तो क्या आपकी नजर में द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370 सब बकवास है और झूठ है? क्या केरला में धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया? क्या कश्मीर में हजारों लोगों को नहीं मारा गया? भाई राठी, झूठ और नफरत फैलाने के बजाय आप अगर सच में सच दिखाना चाहते हैं तो पब्लिक को पूरा फैक्ट दिया करो। ये आधे अधूरे फैक्ट देकर लोगों को भटकाओ मत। वेल फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।